नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। आज बात कश्मीर की करेंगे, वही कश्मीर जिसकी आबो हवा में बेहिसाब कशिश है, वही कश्मीर जिसको धरती का स्वर्ग कहा जाता है, वही कश्मीर जिसकी वादियों में पिछले कई दशकों से बारूद और आतंक की गंध फैली रहती है, वही कश्मीर जिसका मुस्तकबिल बदलने के लिए अनुच्छेद 370 हटाया गया, वही कश्मीर जिसे सारा हिंदुस्तान अपने माथे पर लिए फिरता है, और वही कश्मीर जिसको लेकर इस देश के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आवाज़ पिछले 3 दशकों से गूंज रही है। मैं नरेंद्र मोदी के पिछले 30 साल के अंदर की कश्मीर पर 3 मजबूत आवाज़ें सुनाता हूं और फिर ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे नरेंद्र मोदी के होने ने हिंदुस्तान के इतिहास में कश्मीर को लेकर एक अद्भुत कहानी लिख दी। आज से 30 साल पहले 1992 में बीजेपी के तब के अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी की अगुवाई में कन्याकुमारी से श्रीनगर की यात्रा चल रही थी। उस यात्रा में नरेंद्र मोदी भी थे और इरादा था 26 जनवरी को लाल चौक पर तिरंगा फहराने का। आतंकियों की धमकी आ रही थी, यात्रा चल रही थी और मोदी गरज रहे थे। और इस यात्रा की सफलता ने आतंकवादियों को परेशान करके रखा है। लाल चौक में पोस्टर्स लगाए, दीवारों पे लिखा है, जिसने अपनी मां का दूध पिया हो वो श्रीनगर के लाल चौक में आए, आकर के भारत का तिरंगा झंडा फहराए, और अगर वो जिंदा वापस जाएगा तो आतंकवादी उसे इनाम देंगे। आतंकवादी काम खोल करके समझे। 26 जनवरी को परसों, अब चंद घंटे बाकी हैं, लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया। मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब वे कार्यक्रम में जवानों के साहस और शहादत पर बोल रहे थे। इसी दौरान उन्होंने श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा लहराने के अपने उस निर्भय अभियान का जिक्र किया। लगभग 2 दशक बाद भी कश्मीर उनके सीने में धधक रहा था। और मैंने हैदराबाद से अपनी स्पीच बदल दी, मैंने अपने भाषण का रंग रूप बदल गया, मेरा भीतर से आवाज उठने लगी और मैंने हैदराबाद की सभा में ललकार किया था। उसके बाद में 1 महीने के बाद 26 जनवरी को श्रीनगर के लाल चौक में पहुंचना था और तब मैंने कहा था, मित्रों, उस समय की अगर वीडियो क्लिपिंग हो गया तो आप देख सकते हैं, और मैंने भरी सभा में हैदराबाद में कहा था, मैंने कहा मुझे आतंकवादियों ने मुझको ललकारा है और आतंकवादियों ने कहा कि किसने अपनी मां का दूध पिया है जो 26 जनवरी को श्रीनगर के लाल चौक में आकर के तिरंगा झंडा फहरा है। और तब जाकर के मैंने कहा था कि मैं 26 जनवरी को सुबह ठीक 11 बजे श्रीनगर के लाल चौक पहुंचूंगा। मैं बुलेट प्रूफ जैकेट पहन करके नहीं आऊंगा, मैं बुलेट प्रूफ गाड़ी में नहीं आऊंगा, हाथ में सिर्फ तिरंगा झंडा लेकर के आऊंगा और फैसला 26 जनवरी को श्रीनगर के लाल चौक में होगा किसने अपनी मां का दूध पिया। यह वैसे तो आपको एक घटना लग सकती है भी, लेकिन यह मोदी के अंदर के हिंदुस्तानी के जज्बे की एक्सरे रिपोर्ट देती है। अभी जिस कार्यक्रम का बयान मैंने आपको सुनाया उसमें मोदी ने कई बातें कही थी। कुछ बातों को बारी बारी से आपको सुनवा रहा हूं और यकीन मानिए आपको कश्मीर को लेकर मोदी की सोच और संकल्प दोनों की साफ तस्वीर दिखाई देगी। पहले यह समझिए कि नरेंद्र मोदी के अंदर ऐसी कौन सी आग थी कि वे हर हाल में लाल चौक पर तिरंगा फहराना चाहते थे और फहराया भी। आतंकवाद बड़े पुरजोर में था और आतंकवादी हिंदुस्तान के तिरंगे झंडे को जमीन पर रौंदते थे, उसको जलाते थे, उसको अपमानित करते थे। तिरंगे झंडे से अपनी कार साफ कर रहे हैं, जूते साफ कर रहे हैं और कैमरा के सामने सब करते थे। ये दृश्य मेरे दिल में आग पैदा करता। राष्ट्रध्वज का अपमान किसी भी नागरिक को बर्दाश्त नहीं हो सकता है, लेकिन उसका जवाब देने के लिए आतंकियों की धमकी के बावजूद लाल चौक पर तिरंगा फहराने का जोखिम हर नागरिक नहीं ले सकता। सवाल यह है कि भय से मुक्त होने का एहसास कहां से आता है। मोदी ने एक कहानी के जरिए इसको समझाने की कोशिश की। एक महिला जो रोटी के भाप से जलकर चीख पड़ती है, चूड़ी बिंदी साड़ी में खुश रहती है, वही महिला अपने जलते मकान के अंदर फंसे बेटे की खातिर कूद पड़ती है। जाकर के चीखती है, अरे मेरा बेटा अंदर रह गया है, मेरा बेटा अंदर है। सारे मर्द लोग एक दूसरे का मुंह देखते हैं, इंतजार करते हैं क्या हुआ होगा, और तब वो मां उस जलते हुए मकान में कूद पड़ती है और बच्चे को लेकर के आती है।
बाप के कारण जिसकी उंगली पर जलन के कारण वो 50 बार फूंक लगाती है, उस माता के भीतर शक्ति का रूप होता है। जब बेटा होता है तो कूद पड़ती है दोस्तों। अभय यहीं से पैदा होता है, निर्भय यहीं से पैदा होता है। समझ रहे हैं ना आप? अगर कुछ ऐसा है जो जिंदगी से ज्यादा जरूरी है तो फिर जीवन उतना महत्वपूर्ण और आवश्यक नहीं रह जाता। जवान अपनी माटी पर शहीद हो जाता है और उसको भय लेश मात्र भी छू नहीं पाता। मोदी यही कह रहे थे और इसी अभय की स्थिति के कारण 30 साल पहले उन्होंने लाल चौक पर तिरंगा फहराया था। अब सोचिए कि वही आदमी देश का प्रधानमंत्री हो जाए तो फिर कश्मीर पर क्या फैसला होगा और आतंक का क्या हाल होगा। आप आसानी से समझ सकते हैं। कश्मीर को लेकर नरेंद्र मोदी के संकल्प, साहस और सोच की इसी पृष्ठभूमि से आज हम आगे बढ़ेंगे। हर मसला आपको साफ साफ समझ आएगा। 24 जून एक अहम तारीख है इस साल की। प्रधानमंत्री आवास पर कश्मीर के नेता 370 के खत्म होने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री के साथ बैठ रहे थे। बीजेपी और कांग्रेस के अलावा सीपीएम और फिर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती जैसे गुपकार अलायंस के सभी नेता मौजूद थे। माहौल तैयार किया जा चुका था जिसकी गवाही तस्वीरें देती हैं। सहज और शिष्टाचार से भरी ये मेल जोल और 3.5 घंटे से ज्यादा देर तक चली बैठक इस बात का सबूत है कि हर पक्ष इस मामले पर राजी था कि कश्मीर की बेहतरी के लिए चर्चा हो और राह निकाली जाए। देखिए, बहुत ही अच्छे माहौल में बात हुई। मैंने जम्मू कश्मीर के हवाले से बात की। जो हमें मौका मिला वज़ीर आज़म साहब के सामने और गृह मंत्री साहब के सामने अपने बात रखने की, और क्योंकि इस मीटिंग में कोई एजेंडा नहीं था तो खुल के हमने अपनी बातें सामने रखी। जो दल सिर्फ कश्मीर की राजनीति करते हैं उनको 370 का हटना खल तो रहा है, लेकिन 5 अगस्त 2019 के सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। लिहाजा 370 पर कोई चर्चा नहीं हुई इस बैठक में जो प्रधानमंत्री के आवास पर चल रही थी। अगर ये पता है कि 370 पर चर्चा नहीं हो सकती है, 370 का राग अलापने वाले कश्मीर के तमाम नेता बैठक में शामिल हो रहे हैं, तो इसे आप क्या समझते हैं? मतलब साफ है कि पीछे मुड़ने की जिद को छोड़कर आगे बढ़ने की बात की जाए। जो लोग 370 के बिना हिंदुस्तान से कश्मीर अलग हो जाने की धमकी देते थे, या फिर जो ये कहते थे कि जम्मू कश्मीर बारूद के ढेर पर बैठा है, अगर 370 को हाथ लगाया तो न कश्मीर बचेगा न हिंदुस्तान, वही लोग 370 के बगैर कश्मीर पर बात कर रहे थे। क्या ये माहौल और हालात के बदलने का सबूत नहीं है? बिल्कुल है। इस बैठक में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला कुछ बोले नहीं, लेकिन बैठक के बाद इंडियन एक्सप्रेस को दिए अपने इंटरव्यू में उन्होंने जो कुछ कहा उससे ये साफ है कि कश्मीर के राजनीतिक दलों ने अब ये मान लिया है कि कश्मीर पर सरकार के फैसले को बदलने की लड़ाई बेवकूफ़ी है, दीवार से सिर लड़ाना है। आर्टिकल 370 की बहाली की मांग करना मूर्खतापूर्ण होगा। भाजपा को आर्टिकल 370 के अपने राजनीतिक एजेंडे को पूरा करने में 70 साल लग गए। हमारा संघर्ष तो अभी शुरू हुआ है। हम लोगों को यह कहकर मूर्ख नहीं बनाना चाहते कि हम इन मीटिंग्स के जरिए 370 वापस लाएंगे। यह उम्मीद करना मूर्खता होगी कि 370 वापस आ जाएगा। मौजूदा सरकार की ओर से इसे बहाल करने के कोई संकेत नहीं मिले हैं, यह कहा उमर अब्दुल्ला ने। उमर अब्दुल्ला का बयान जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों के अंदर बदली हुई सोच और सूझबूझ का सबूत है। अब अलगाववादी नेताओं पर नकेल चढ़ी है, आतंकियों की कमर टूटी है और नौजवानों के बीच एक आबो हवा नई सी है। जिस रोज दिल्ली में बैठक हुई उसके ठीक एक रोज पहले यानी 23 जून को श्रीनगर में जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के नौजवानों की पासिंग आउट परेड चल रही थी। सेना की इस रेजिमेंट में जो लेटेस्ट बैच है वह 614 जवानों का है और ये सभी जम्मू कश्मीर के बेटे हैं। 1 साल के मुश्किल और कड़ी ट्रेनिंग के बाद इन्होंने देश की रक्षा का जिम्मा अपने कंधों पर उठा लिया है। पिछले 2 साल में जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री में ही 2742 नौजवान भर्ती हुए हैं और मैं फिर बताना चाहूंगा कि सारे जम्मू कश्मीर के ही हैं। माहौल बदल नहीं रहा है क्या? बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि आज मैं इंडियन आर्मी का एक सोल्जर बन गया हूँ। खून का आखिरी कतरा भी हमारे शरीर में रहेगा, तब तक हम अपनी मातृभूमि की रक्षा करेंगे। वादियों में माहौल बदल रहा है। मुश्किल समय रहा जरूर है, लेकिन बेहतर समय के आने की पूरी उम्मीद बन रही है। पिछले 1.5 साल से कोरोना के चलते देश के बाकी हिस्सों की तरह जम्मू कश्मीर में भी बेहतरी की रफ्तार धीमी रही।
लेकिन जितना हुआ वह सरकार की इस मंशा को बताता है कि कश्मीर को बदलना है। बिना किसी हिंसा के इस साल डीडीसी के स्थानीय स्तर के चुनाव हो गए। जम्मू कश्मीर बैंक ने 15,000 से अधिक नौजवानों को लोन देकर के उन्हें एंटरप्रेन्योर बनाने में मदद की। पीएम किसान निधि से 1,132 करोड़ रुपए किसानों तक पहुंचाए गए। डॉक्टरों की नियुक्ति हो गई। 11,000 नौकरियों की प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई। कश्मीरी पंडितों के लिए 6,000 घर और 6,000 नौकरियां देने का प्रबंध हो रहा है। राज्य में 2 एम्स बनाए जाएंगे। बीते 2 साल में आतंकी वारदात बहुत कम हुई हैं और बहुत कुछ है जिसको आप 370 के तहत जम्मू कश्मीर में सरकारें जब चल रही थीं और उस समय जो हालात थे उनके मुकाबले आज के हालात को रखकर देखेंगे तो अंदाजा होगा। कुछ बदला और बेहतर तो लग ही रहा होगा, तभी तो लद्दाख के अलग हो जाने और 370 के हटने के बावजूद जम्मू कश्मीर में चुनाव और सरकार के जरिए राज्यों को चलाने पर लगभग सहमति बनती सी दिख रही है। महबूबा मुफ्ती को ही देखिए, 370 जब तक वापस नहीं तब तक चुनाव नहीं लड़ूंगी यह कह रही हैं, लेकिन उनकी पार्टी नहीं लड़ेगी ऐसा नहीं कह रही हैं। जिस मोड़ पर स्थितियां आ गई हैं उनको समझना जरूरी है। सिर्फ अपने लोगों को नाराज नहीं करने और वोट की राजनीति बचाए बनाए रखने के लिए अलग अलग हथियार तलाशे और तराशे जा रहे हैं। महबूबा का चुनाव नहीं लड़ने का तुर्रा कुछ ऐसा ही है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को समझिए, उनके साथ बैठक में शामिल कश्मीरी नेता चुनाव कराने और सरकार के जरिए प्रदेश को चलाने की मांग कर रहे थे और पिछले साल 15 अगस्त के मौके पर ही मोदी यह कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर में परिसीमन के बाद चुनाव कराए जाएंगे। जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन की प्रक्रिया चल रही है। सुप्रीम कोर्ट के निवृत्त न्यायमूर्ति के नेतृत्व में डिलिमिटेशन का काम चल रहा है और जल्दी से डिलिमिटेशन का काम पूरा होते ही भविष्य में वहां चुनाव हो, जम्मू कश्मीर के एमएलए हो, जम्मू कश्मीर के मंत्रीगण हो, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्रीगण हो, नई ऊर्जा के साथ विकास के मार्ग पर आगे बढ़े, इसके लिए देश प्रतिबद्ध भी है और प्रयासरत भी है। बैठक में नेताओं को यही कहा भी गया। अब सवाल ये है कि परिसीमन क्या है और इसको लेकर इतनी चर्चा क्यों है। दरअसल परिसीमन जनसंख्या के लिहाज से लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों को तय करने का काम होता है ताकि चुने हुए प्रतिनिधियों में वोटर्स की संख्या के लिहाज से एक समानता बने। जम्मू कश्मीर में आखिरी परिसीमन 1995 में हुआ था। पिछले 25-26 साल में जनसंख्या में बहुत बदलाव आया और सरकार कह रही है कि इस लिहाज से विधानसभा क्षेत्र और उनकी संख्या को ठीक करना सबसे जरूरी है। और आप ये मानिए कि कश्मीर में कुछ विधानसभाएं ऐसी हैं जिनका क्षेत्रफल 100 से 150 वर्ग किलोमीटर है और जम्मू में कुछ ऐसी सीटें हैं जिनका दायरा 800 से 900 वर्ग किलोमीटर है। 100 से 150 और 800 से 900। लाजमी है कि एक में वोटर की संख्या दूसरे के मुकाबले बहुत कम होगी और ये ठीक नहीं है। लद्दाख के अलग हो जाने के बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा में 83 सीटें हैं। इनमें 37 जम्मू के इलाके में आती हैं और 46 कश्मीर के दायरे से। आपको ये जानना जरूरी है कि इसी विधानसभा में 24 सीटें ऐसी हैं जिनकी कुर्सियां खाली रहती हैं। ये पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के विधायकों की सीटें हैं और माना यह जाता है कि जब समूचा जम्मू कश्मीर भारत का राज्य हो जाएगा तो ये 24 सीटें भी भर जाएंगी। वैसे जम्मू कश्मीर के इलाके की सीटों की संख्या में आज की तारीख में 9 का अंतर है जम्मू और कश्मीर के बीच में। कश्मीर की सीटें 9 ज्यादा हैं। कहा यह जा रहा है कि डिलिमिटेशन में जम्मू के इलाके में सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी क्योंकि यहां की आबादी ज्यादा है। एक मोटा अनुमान कहता है कि 4 से 5 सीटें जम्मू इलाके में और 2 से 3 सीटें श्रीनगर के दायरे में बढ़ सकती हैं। कहने वाले ये भी कहते हैं कि बीजेपी जम्मू इलाके में सीटों की संख्या 44 से अधिक कर देना चाहती है ताकि जम्मू के बूते ही विधानसभा में बहुमत जुटाने की स्थिति बन जाए। लेकिन ये सब हवाई बातें। परिसीमन का एक नियम है और आधार भी। वोटर की संख्या में बराबरी और विधानसभा लोकसभा क्षेत्रों में सामाजिक संतुलन इसका मकसद है। जहां तक सवाल पूर्ण राज्य का दर्जा का है, सरकार ने 370 हटाते वक्त संसद में यह कह दिया था कि मुनासिब समय पर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य बना दिया जाएगा। स्पष्ट करना चाहता हूं इस सदस्य के माध्यम से पूरे देश के सामने और विशेषकर घाटी के लोगों के सामने, जम्मू के लोगों के सामने, कि जहां तक यूटी का सवाल है, परिस्थिति सामान्य होते ही
उचित समय पर पूर्ण राज्य का दर्जा देने में इस सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। समझिए, सरकार ने कश्मीर का रोड मैप तैयार कर रखा है, गाड़ी उसी राह पर आगे बढ़ रही है। उसी के आसपास कश्मीर के नेता भी सहमत होते हुए से दिख रहे हैं। अपने आवास पर कश्मीरी नेताओं की बैठक के बाद खुद पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर ये कहा था कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को मजबूत करना और राजनीति में नौजवानों को जगह देना उनकी प्राथमिकता में है। लेकिन सवाल यह है कि जम्मू कश्मीर की राजनीति में जो दो परिवार लगातार हावी रहे, राज करते रहे, उन्होंने आखिर क्या किया? फारूक अब्दुल्ला खानदान और मुफ्ती मोहम्मद परिवार, एक श्रीनगर का तो दूसरा अनंतनाग का, सियासत के बूते अपने रुतबे और ऐश की जिंदगी जीते रहे। कश्मीर में आतंकवाद का कोहराम चलता रहा, नौजवान बंदूक थामते रहे, बेरोजगारी, बदहाली, बदइंतजामी में कश्मीर पिसता रहा, अलगाववादी और आतंकवादियों को पनाह दी जाती रही, पाकिस्तान की पैरोकारी की जाती रही और ये कहा जाता रहा कि जमहूरियत है, 370 के तहत स्पेशल स्टेटस की मेहरबानी है और जम्मू कश्मीर भारत के भीतर ही कई मायनों में अलग सूबा है। फारूक अब्दुल्ला और मुफ्ती मोहम्मद सईद दोनों गोश्त के बड़े शौकीन, दोनों की जिंदगी आलिशान, दोनों की शाम की महफिलों के शानदार मेहमान और वो खुद बेहतरीन मेज़बान, और दोनों की औलादें पिता की तरह जम्मू कश्मीर के आला कमान यानी कि मुख्यमंत्री, और कश्मीर बदहाल, फटेहाल, खस्ताहाल। महबूबा मुफ्ती के पिता 1989 में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार में गृह मंत्री बनाए गए, मुफ्ती मोहम्मद सईद। तब सरकार बनने के 5वें दिन ही महबूबा की छोटी बहन रुबैया सईद का आतंकवादी संगठन JKLF ने अपहरण कर लिया था। रुबैया की रिहाई तो हो गई, वो घर तो लौटी, लेकिन 5 खूंखार आतंकवादियों को छोड़ने के बाद उस अपहरण और आतंकवादियों की रिहाई के पीछे साजिश और खतरनाक खेल की बात आज भी कही जाती है और सवाल आज भी संगीन है। रुबैया सईद चेन्नई में अपने कारोबारी पति और बच्चों के साथ खुशहाल जिंदगी जी रही हैं, लेकिन जिन आतंकवादियों को छोड़ा गया वे भारत के खिलाफ खूनी साजिशें करते रहे। सच तो यही है कि महबूबा के पिता की पाकिस्तान परस्ती बार बार झलक ही जाती थी और महबूबा भी वही पाकिस्तान का राग अलापती रहती। 2015 में जम्मू कश्मीर में जब चुनाव हुए तो उस कामयाब चुनाव का सेहरा मुफ्ती मोहम्मद सईद ने भारत के चुनाव आयोग और यहाँ के जवानों के सिर नहीं बल्कि पाकिस्तान के माथे बांधा था। मुझे लगता है पार के लोगों ने भी एटमॉस्फेयर को कंड्यूसिव बनने दिया। दैट इज माय हम्बल सबमिशन कि नहीं हो सकता था अगर वो कर लेते कुछ। आपको मालूम है कितना मामूली से एक्शन जरूरत था। दे ऑल्सो अलाउड दिस डेमोक्रेटिक प्रोसेस टू गो अहेड। महबूबा उसी पाकिस्तान के यार मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी हैं और इसी नाते 2018 में उनके इंतकाल के बाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी बनी। आज जब कश्मीर की तकदीर और तस्वीर बदलने की बात होती है तो महबूबा बीच में पाकिस्तान को खींच लाती है। अगर जम्मू कश्मीर के लोगों को सुकून मिलता, आराम मिलता, उसके लिए अगर आपको पाकिस्तान से फिर बात करनी चाहिए। जिस फारूक अब्दुल्ला और मुफ्ती मोहम्मद खानदान का जिक्र हम कर रहे थे, इन दोनों खानदानों ने 370 अलगाववाद आतंकवाद की आड़ में पूरे राज्य की जनता की किस्मत को बंधक बना रखा था। इनके जिंदगी और जुबान दोनों अपने फायदों के लिहाज से चलती रहती थी। अब पासा पलट गया है। जनता की बेहतरी और तरक्की की खातिर इनकी सियासत को किनारे लगा दिया गया है। जाहिर है आज के हालात इनको चुभ रहे हैं, लेकिन इस बात पर आप यकीन कर सकते हैं कि 370 की वापसी का इनका सपना पूरा नहीं हो पाएगा। मामला सुप्रीम कोर्ट में है और अदालत सिर्फ 3 बातों पर गौर करे तो सरकार का फैसला उसको सही दिखेगा। पहला, एक संविधान का अस्थायी प्रावधान परमानेंट कैसे हो सकता है, टेम्पररी अरेंजमेंट। दूसरा, 370 के तहत जिस तरीके से कश्मीर को अधिकार दिए गए उसी धारा के तहत मौजूद प्रावधानों के जरिए वे अधिकार वापस ले लिए गए। और तीसरा, जो बहुत जरूरी है, वो ये कि 370 ने जम्मू कश्मीर की जनता का बंटाधार करके रखा। ऐसे में एक ही सही और कारगर रास्ता है कि अब जो जम्मू कश्मीर है, लेह लद्दाख छोड़कर वहां चुनाव हो, सरकार की बहाली हो और विकास को रफ्तार दिया जाए। और यही बात पीएम मोदी बार बार कहते रहे हैं। सच ये है कि संविधान में 370 को एक अस्थायी व्यवस्था के तौर पर टेम्पररी जोड़ा गया, लेकिन वो मील का पत्थर बन गया। कश्मीर के तमाम अलगाववादी नेता जो या तो अंदर है या फिर अब बोल नहीं पाते, भारत सरकार के पैसे पर ऐशो आराम की जिंदगी जीते रहे।
बुरहान वानी, जाकिर मूसा, मुदासिर पंडित, इम्तियाज शाह जैसे आतंकवादियों को ग्लैमराइज किया जाता रहा, उनको हीरो बनाया जाता रहा, ऐशो आराम की उनकी जिंदगी रही और नौजवानों को उनकी तरफ उंगली दिखा करके आकर्षित किया जाता रहा कि तुम्हारे लिए ये मुनासिब और ज़रूरी रास्ता है। देश के खिलाफ इस तरह की साजिशों पर करारा हमला हुआ है। जम्मू कश्मीर में अब नौजवान एंटरप्रेन्योर बन रहा है, स्टार्टअप शुरू कर रहा है और सेना में जा रहा है। मुफ्ती खानदान से 36 का आंकड़ा रखने वाला फारूक खानदान भी कश्मीर को अपनी मुल्कियत समझता रहा। फारूक के पिता शेख अब्दुल्ला ने ही कश्मीर के साथ 370 का पेंच डाला था। अक्टूबर 1947 में जब जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने अपनी पूरी रियासत का विलय भारत में किया तो वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा देश के बाकी रियासतों ने किया था। लेकिन शेख अब्दुल्ला को लग रहा था कि उनकी सियासत के लिए ज़रूरी है कि वे राजा हरि सिंह की रियासत की खातिर प्रधानमंत्री नेहरू से अलग हैसियत की मांग करें। कारण ये था कि नेहरू की पहल पर राजा हरि सिंह ने सत्ता की पूरी बागडोर शेख अब्दुल्ला को सौंप दी थी और उन्होंने नेहरू पर इस बात का दबाव बना दिया कि कश्मीर को भारत के अंदर बाकी राज्यों से अलग अहमियत और हैसियत दी जाए। इसकी खातिर संविधान में प्रावधान करना जरूरी था और नेहरू ने संविधान की ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर के पास शेख अब्दुल्ला को भेजा। डॉक्टर अंबेडकर ने जब ये समझ लिया कि शेख अब्दुल्ला करना क्या चाहते हैं, कहना क्या चाहते हैं, तो उन्होंने उनसे कहा कि शेख साहब, आप ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर की सीमा की सुरक्षा भारतीय सेना करे, वहाँ सड़क और बिजली का इंतजाम भारत की सरकार करे, स्कूल कॉलेज का बंदोबस्त भी सरकार पर ही हो और आप हिंदुस्तान के अंदर एक अलग हिंदुस्तान लेकर बैठे रहें। ऐसा नहीं हो सकता है और भारत का कानून मंत्री होने के नाते भी मैं ऐसा नहीं कर सकता। शेख अब्दुल्ला के तोते उड़ गए। तब पंडित नेहरू ने उनको संविधान समिति के एक अहम सदस्य गुंगर के पास भेजा और उन्होंने भी अक्टूबर 1949 में, यानी कि संविधान जब बन चुका था, तब 370 को जोड़ा। लेकिन कानून के माहिर अयंगर साहब ने शेख अब्दुल्ला को विश्वास में लिए बगैर 370 में ही 2 क्लॉज जोड़े और वे दोनों भारत सरकार और राष्ट्रपति को यह अधिकार देते थे कि 370 के तहत कश्मीर को मिले अधिकारों में बदलाव किया जा सकता है। शेख अब्दुल्ला इन दोनों प्रावधान से बहुत नाराज थे, लेकिन अयंगर साहब का वो विवेक और उनकी बुद्धिमानी ने गजब का काम किया। 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने उन्हीं दोनों प्रावधानों के आधार पर 370 के तहत दिए गए सारे अधिकारों को वापस लिया और जम्मू कश्मीर पर समूचे संविधान को, भारतीय संविधान को लागू कर दिया। ये वही संशोधन था जिसको नहीं करने के लिए अदालतें भी चिता रही थी, जम्मू कश्मीर की पार्टियां भी डरा रही थी और देश में जितनी भी सरकारें रहीं वो सब 370 को छेड़ने से हिचकिचा रही थी। लेकिन आतंक की मार झेलते, बदहाली से बदहाल होते जम्मू कश्मीर की पूरी हैसियत पल भर में बदल गई। यहाँ एक अहम बात भी है, समझना जरूरी है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो जनसंघ के संस्थापक रहे, जिनको आज की बीजेपी का आप जनक कह सकते हैं, उन्होंने कश्मीर के अलग प्रांत, अलग विधान और अलग संविधान निशान के लिए आवाज उठाई थी, उसके खिलाफ। नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया, आरएसएस की मदद से जनसंघ बनाया और 1952 में जम्मू में एक बड़ी रैली कर नेहरू सरकार को चुनौती दी और 1953 में अगले साल ही बिना परमिट के जम्मू कश्मीर की यात्रा पर वो निकल गए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तब जम्मू कश्मीर जाने के लिए परमिट की जरूरत पड़ती थी। बिना परमिट के श्यामा प्रसाद मुखर्जी को गिरफ्तार कर लिया गया और 23 जून 1953 को रहस्यमय हालात में उनकी मौत हो गई। 370 तब से संघ, जनसंघ और अब की बीजेपी के राष्ट्रवाद की धुरी रहा है, उसके एजेंडे में सर्वोपरि रहा है। और मोदी जब दूसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में लौटे तो उन्होंने वो कर दिया जो 70 सालों से नहीं हुआ था। कश्मीर नई राह पर, नई आबो हवा में, नए सपनों के साथ आगे बढ़ रहा है। रोज रोज अमन और बेहतरी के नए सबक लेता जा रहा है और समूचे हिंदुस्तान की यही ख्वाहिश है कि कश्मीर आबाद हो, हिंदुस्तान का नाज लगातार तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़े, वहाँ के नौजवानों के हाथ में रोजगार हो और हिंदुस्तान का नाम वो रोशन करें। अरसत में आज इतना ही। मेरी आपकी मुलाकात फिर होगी, मुद्दा कोई नया होगा, मसला कोई नया होगा। तब तक के लिए नमस्कार।